नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी जिसका एग्जाम 12 फरवरी के है उसके मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपका ज्योग्राफी के 35 वायरल MCQ प्रश्नों का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल पे विजिट होकर के भी वे दोनों वीडियो को देख सकते हैं। वे दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपका काफ़ी VVI क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके 3 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। एक्चुअल में यह वीडियो आपका 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है इसका अभी ही अपलोड किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश इसका जो क्वेश्चन है ये टाइपिंग नहीं हो पाया है। इस वजह से अभी से कुछ देर के बाद इसके भी वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है? यानी कि जो मानव भूगोल की परिभाषा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह परिभाषा आपका कुमारी एलन सैंपल के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, एलन सैंपल। और ये एलन सैंपल कहाँ की निवासी थी, यानी कि कहाँ की भूगोल विजेता थी? तो याद रखिएगा, ये आपका अमेरिका की भूगोल विजेता थी, अमेरिका की रहने वाली थी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है? तो पहला ऑप्शन इसका आर्द्रियों का विवरण। आर्द्रियों का विवरण आपका एक भौगोलिक सूचना का स्रोत है। जैसे मान लेते हैं कि एक हैंसांग आपका आर्द्री था, हैंसांग आपका भारत के आत्रा पर आया था, तो इन्होंने जो अपने बुक में लिखा है इससे आपका भौगोलिक सूचना के बारे में जानकारी मिलती है कि कहां से कहां तक किसका क्या समराइज था। ठीक है, उसके बाद है प्राचीन मानचित्र, मानचित्र से भी आपका भौगोलिक सूचना की जानकारी मिलती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ग है मैं आपका चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, तो इससे आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, इससे जानकारी नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात आपका प्राचीन महाकाव्य, इससे आपका जानकारी मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम आपका है नव निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका और एक नाम है वैज्ञानिक निश्चयवाद। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद, नव निश्चयवाद और वैज्ञानिक निश्चयवाद, ये तीनों आपका एक ही है। ये जो संकल्पना है आपका ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था, इसे आप लोग आज रखिएगा। ठीक है, तो रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम आपका नव निश्चयवाद है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा नंबर में कौन आता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या आपका ये एशिया में निवास करती है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो एशिया महाद्वीप है इसमें लगभग जो विश्व के टॉप 10 में आपका जनसंख्या की दृष्टि से आता है, लगभग इसमें 6 देश आपका एशिया में ही आता है, जैसे भारत, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारा आपका एशिया में ही आता है। इसमें लगभग 60% जनसंख्या विश्व का निवास करता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो विश्व की 90% जनसंख्या आपका ये लगभग स्थल भाग का 10% भाग पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 101 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे 2001 की जनगणना के अनुसार तो याद रखिएगा 102 करोड़ भारत की जनसंख्या की 2001 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है। अपकर्ष कारक नहीं है मतलब प्रतिकर्ष कारक है। तो ये जो आपका महामारियां हैं ये आपका प्रतिकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अपकर्ष कारक किसे कहते हैं, तो वे अपकर्ष कारक उन कारकों को कहते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हो। जैसे आपका हो गया शांति एवं अस्थायित्व हो गया, जहां पे शांति स्थापित होगा वहां पे क्या होगा, लोग उस क्षेत्र में आने के लिए और ज्यादा बसेंगे आकर के। जहां पे संपत्ति मतलब जीवन अच्छा वहां पे व्यतीत होगा, जहां पे रोजगार अच्छा मिलेगा वहां पे लोग आकर के ज्यादा बसेंगे। जहां की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो वहां पे लोग आकर के क्या करेंगे, ज्यादा बसेंगे। तो ये जो कारक है आपका, ये आपका अपकर्ष कारक है। महामारी आपका अपकर्ष कारक नहीं है। मान के चलिए कहीं पे कोरोना आ गया, महामारी है ना कोरोना, तो वहां पे लोग रहेंगे क्या, नहीं, ये आपका क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि अपकर्ष कारक है। तो जो आपका अनुकूल जलवायु है ये आपका अपकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात प्राकृतिक आपदाएं, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, ये सब क्या आपका प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से देखिए प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा था। तो 6 से 7 अरब होने में आपका 12 वर्ष लगा था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कि किस महाद्वीप में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। तो ये आपका अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। तो देखिए पहला जो तथ्य आपका कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, तो ये आपका तथ्य सही है। उसके बाद देखिए अगला जो तथ्य आपका कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या 100 वर्ष लगा था, 100 वर्ष नहीं लगा था, ये 12 वर्ष लगा था। तो ये तथ्य आपका गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ग है आपका कि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होता है। जी नहीं, ये भी तथ्य आपका गलत है। जो आपकी प्रथम अवस्था है इसमें जो आपकी जनसंख्या दर है ये से वृद्धि नहीं होती है, इसमें स्थिर होता है, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, जो जन्म दर है और मृत्यु दर है ये दोनों बराबर होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, स्थिर आता है। द्वितीय अवस्था में आपका क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये आपका ये दूसरा ग नंबर भी आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर ग कि जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है, हाँ ये भी आपका सही है। तो ये दोनों कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख और ग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है। तो विश्व की जो आपका औसत लिंग अनुपात है प्रति 100 स्त्रियों पर वो है 100 पर 102 पुरुष है। ठीक है, यानी कि 100 महिला है तो उस पर 102 पुरुष है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है। तो जो आपका नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड का आकार है ये आपका त्रिभुजाकार आकृति का है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है। तो भारत वर्तमान में आपका जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये जो आपका दार्जिलिंग सिलीगुड़ी है ना, ये आपका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है। तो आपका नॉर्वे आपका सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि मानव विकास सूचकांक में आपका नॉर्वे पहला स्थान में आता है। ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है। तो मछली पकड़ना आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। मछली पकड़ना कृषि से जो कार्य हो गया आपका, जो आपका खनन का क्रिया हो गया, ये सब आपका प्राथमिक क्रिया में आता है। ठीक है, विनिर्माण से जो जुड़ी हुई क्रिया होती है, जो मतलब फैक्ट्री से जुड़ा हुआ जो क्रिया होता है वे आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्रिया में आता है। और तृतीय क्रिया में जो आपका है ये सब आता है, जैसे कि आपका जो सेवा क्षेत्र हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। और आपका चतुर्थ क्रिया में अनुसंधान से जुड़ी हुई क्रिया आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से किस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण नहीं होता है। तो जो आपका मानसूनी क्षेत्र है, ये मानसूनी क्षेत्र में आपका चलवासी पशुचारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जानते हैं। तो मेक्सिको में आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, झूमिंग नाम से किस देश में जाना जाता है, लद्दाख नाम से किस देश में जाना जाता है, तो रे नाम से किस देश में जाना जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने जब मॉडल पेपर का सॉल्यूशन को देख रहा था तो वहां पे डिटेल में देखा हुआ था। अगर आपने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसे एक बार आप लोग जरूर देखेगा, क्योंकि जो आपका मॉडल पेपर है वहां पे हम लोगों ने डिटेल में सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था कि उससे किस प्रकार के और प्रश्न बन सकते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, मॉडल पेपर का मतलब होता है नमूना। एग्जाम से पहले आपको नमूना दे दिया गया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मॉडल पेपर के जैसा और जितना भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना थी वे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया हुआ था। अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसे आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने दूसरा चैनल वाला देखा है फिर भी एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि दूसरे चैनल के कंटेंट और इस चैनल के कंटेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो जो मॉडल पेपर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है उसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए है कि इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। तो जो आपका रबड़ है, रबड़ आपका रोपण कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर ऑप्शन में आपका देखिए रह सकता है कॉफी, कॉफी भी आपका रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय भी आपका रोपण कृषि का उदाहरण है। गन्ना भी आपका रोपण कृषि का उदाहरण है। तो ये सब जितना आपका रोपण कृषि का उदाहरण है ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है। तो मुख्य फसल यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का। तो जो आपका गेहूं है, गेहूं आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरी नाम से। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के कैटमबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो न्यूजीलैंड का जो आपका कैटमबरी मैदान है इसमें आपका विस्तृत वाणिज्य कृषि अनाज कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो आपका ये जो मैदान है आपका ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जिस प्रकार से आपका ये ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स है, एशिया में आपका स्टेफी का घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका में आपका पेरी है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में आपका ये पंपास है। ठीक उसी प्रकार से न्यूजीलैंड में आपका कैटमबरी मैदान है। इसमें मुख्य रूप से कौन सा फसल उगाया जाता है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है। तो अंगूर हो या तो खट्टे रसदार फसल हो, इन दोनों की कृषि आपका मुख्य रूप से आपका ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो जलवायु है एक खट्टे यानी कि आपका जो रसदार फसल है तो अंगूर की जो फसल है उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वही है कि रसदार फलों की उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है। तो जो आपका भूमध्य सागरीय कृषि है ये रसदार फसलों की उत्पादन की कृषि की मुख्य विशेषता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है। तो जो आपको सहकारी कृषि है ये सबसे अधिक सफल आपका यूरोप महाद्वीप में हुआ है। यूरोप के जो आपका नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, वहां पे सबसे अधिक सफल वह है सहकारी कृषि। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं। तो जो आपका विकसित देश है ये आपका प्रसंस्करण और एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया था। तो जो आपका रोपण कृषि है इसका विकास आपका यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। यूरोपीय औपनिवेशिक समूह का मतलब ये हुआ कि जो भारत में आपका वो ब्रिटिश आए थे, ठीक है, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, यही आपका यूरोपीय औपनिवेशिक समूह हो गया। इसी के द्वारा आपका रोपण कृषि का ये विकास किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो जो आपका ब्राजील का अमेजन बेसिन है यानी कि जो ब्राजील का अमेजन का जंगल है इसमें आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है।
ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों नहीं किया जाती? तो ये जंगल है यार, जंगल में क्या करेगा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात जो आपका अमेरिका एवं कनाडा का पेरिस क्षेत्र है, तो आपका अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र है, तो आपका यहाँ पे यूरोपीय नहीं होगा, यूरेशिया होगा, ठीक है। यूरेशिया का आपका स्टेपी क्षेत्र है। ये सब जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन धन कृषि का प्रकार है? तो जो आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि है, ये आपका कर्तन धन कृषि का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक एकल कृषि नहीं है? तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित कृषि। देखिए एकल में आपका क्या होता है, एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, जबकि मिश्रित में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। और जिसमें एक ही प्रकार की कृषि की जाती है उसे एकल कृषि कहते हैं। तो यहाँ पे मिश्रित इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका एकल कृषि नहीं। बाकी बात डायरी कृषि, डायरी कृषि में क्या किया जाता है, दूध का उत्पादन किया जाता है, सिर्फ दूध का ही उत्पादन किया जाता है। रोपण कृषि में क्या होता है, एक ही प्रकार के फसल का उत्पादन बड़े मात्रा में किया जाता है, जिसे आपका रबड़ हो गया, ठीक है, आपका चाय हो गया, ये सब जो आपका है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। वाणिज्य अनाज कृषि में भी आपका ये एकल कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो जो आपका लौह इस्पात उद्योग है, लौह उद्योग आपका किस में आता है, खनिज आधारित उद्योग में आता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग आपका ये आता है कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। जो आपका कपास है ना, कपास आपका कृषि के अंतर्गत आता है, कृषि करके ही कपास का उत्पादन किया जाता है ना, तो कपास से ही क्या बनता है, सूती वस्त्र बनता है। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है ये आपका कृषि आधारित उद्योग है। कागज उद्योग आपका वन आधारित उद्योग है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही आपका क्या बनता है, कागज बनता है। तो कागज आपका ये वन आधारित उद्योग है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? तो जो आपका कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग ये आपका श्रम आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात विरोधक उद्योग, संचार उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, ये सब क्या है आपका, ये आपका मशीनी उद्योग है, मशीन आधारित उद्योग है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो सूती वस्त्र उद्योग है ये आपका किसी कृषि आधारित उद्योग है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? तो उसका भी मैंने आपको बताया कि जो आपका कागज उद्योग है ये आपका वन आधारित उद्योग है, वस्त्र उद्योग आपका कृषि आधारित उद्योग है, तांबा और एल्युमिनियम और या तो लौह इस्पात उद्योग ये सब तीनों आपका किस में आता है, खनिज आधारित उद्योग में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? पशु आधारित यानी कि पशुओं से जो उद्योग चलता हो। तो जो आपका चमड़ा, जो चमड़ा किससे मिलता है, पशु से ही मिलता है ना, तो ये आपका चमड़ा उद्योग जो है पशु आधारित उद्योग है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको छोटा कर देते हैं कि नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम आपका 2500, कितना 2500, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 2500 अगर न्यूनतम जनसंख्या है तो उसे शहरी क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र के परिभाषित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कितना, संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड के द्वारा 2500 अगर न्यूनतम जनसंख्या होती है किसी भी क्षेत्र का तो उसे शहरी क्षेत्र माना जाता है। और भारत में कितना, तो भारत में आपका 5000 किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या है तभी उसे शहरी क्षेत्र माना जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 2500 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, और भारत में आपका 5000। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? तो जो आपका मुंबई है, मुंबई आपका व्यापारिक नगर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। बनारस आपका सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है, जमशेदपुर आपका औद्योगिक नगर का उदाहरण है, ठीक है। और कैनबरा आपका प्रशासनिक नगर का उदाहरण है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है। पूछे दिल्ली कैसा नगर है, तो दिल्ली आपका क्या है, ये भी आपका प्रशासनिक नगर है, क्योंकि आपका सारा वहीं पे रहता है ना, प्राइम मिनिस्टर, इस गृह मंत्री सारा वहीं पे, ज़्यादा मंत्री वहीं पे रहता है, तो उसे प्रशासनिक नगर कहते हैं। जो भी राजधानी होगा वो आपका प्रशासनिक नगर, जो भी आपका जहाँ पे जो देवी देवता धार्मिक रूप से प्रसिद्ध है वो आपका हो जाएगा सांस्कृतिक नगर। जो आपका औद्योगिक रूप से प्रसिद्ध है जैसे जमशेदपुर आपका औद्योगिक नगर, जिसमें जो आपका व्यापारिक रूप से प्रसिद्ध है उसे व्यापारिक नगर कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन के अनुसार जो आपका मुंबई था, मुंबई आपका व्यापारिक नगर के उदाहरण है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो जो आपका रेखीय प्रकार की बस्तियां हैं ये आपका सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। ऑप्शन नंबर ग इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 नहीं, मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चन बता दिया जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना भी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आगे आपको कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।